सभी का स्वागत है कंपटीशन पेंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज जीएसटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखो, अभी मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू में लाने की कोशिश कर रहा था, एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं लाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर मुझे वो सपोर्ट आप लोगों ने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ पे लेके आया हूँ। इससे मैं आपको जल्दी चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ और एक परफेक्ट चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ भी लगवा दूंगा, जो आपको बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर होंगे, यानी आपको पीवाईक्यूज़ भी मैं आपको इसमें आपको लगवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी भी जुड़ जाइए, मौका है। एंड जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स हमारे चेंज होंगे, वैसे वैसे मैं अपने पढ़ाने का तरीका भी शिफ्ट करता जाऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग जीएसटी की कंप्लीट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो आपका 25-26 में आपके जो नवीनतम संशोधन हुए हैं, यानी कि जिसमें भी आपका जीएसटी 2.0 आया है। क्या आया है? जीएसटी 2.0, उसको हमने इसमें कवर कर दिया है। तो आप लोगों को कहीं भी इसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी यूपीपी में स्पेशल टॉपिक्स हैं, यूपी पुलिस में, खासकर यूपी पुलिस में आपके जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं, सब स्पेशल टॉपिक्स की मैं वीडियो लाता रहूँगा। पहले सबकी मैं एक थ्योरी क्लास लाऊंगा, उसके बाद में आपका एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन टाइप में ले आऊँगा, टॉप 100 या टॉप 50 टाइप का, जैसा मैं लाता हूँ आपको पता ही है। ठीक है, उसके लिए आपको इस पर प्यार दिखाना होगा। तब तक चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी आखिर है क्या? व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी एक गंतव्य आता है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। इसका डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है जहां पर ये उत्पादन होगा इसका, जरूरी नहीं कि उसी राज्य को जीएसटी देना पड़े। जहां पर इसका उपभोग होगा, जहां पर उपभोग होगा, वहां पर आपको इसका जीएसटी चुकाना पड़ता है। बहुस्तरीय है, मल्टी स्टेज है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यह पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लागू होता है। इसका आदर्श वाक्य एक राष्ट्र एक कर एक बाजार है। ठीक है, ओके। तो जीएसटी की ये प्रकृति क्या होती है, आप प्रकृति में नजर डालेंगे तो नेचर ऑफ जीएसटी है एक ये अप्रत्यक्ष कर है। इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। मैंने आपको बताया, जैसे आप यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है, गंतव्य आधारित टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु सेवा का उपभोग होता है, ना कि उत्पादक राज्य को। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, यानी कि वैल्यू एडिशन को क्या कहते हैं? या केवल मूल्य संवर्धन पर लगता है। अब आप ये बताएंगे कि मूल्य संवर्धन क्या होता है, मूल्य संवर्धन क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे आज। जो मूल्य संवर्धन होता है, इसको आप, इसके बारे में आप आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये समझिए मूल्य संवर्धन क्या होता है, मैं ही बता देता हूँ। तो मूल्य संवर्धन आपका क्या होता है कि जब किसी पैक, मतलब कोई आपका पैक वगैरह है, मान लो कोई उत्पाद है वगैरह, कोई आपका उत्पाद है, तो उसको एक अंतिम रूप से एक नई पहचान दे देना। नई पहचान देना मतलब उसको पैकिंग कर देना, पैक कर देना, उसकी ब्रांडिंग कर देना, है ना, जिससे उसका क्या हो जाए, मूल्य जो है उसका थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे थोड़ा सा ये लगे कि हाँ ये एक ऑफिशियल चीज़ है और इसे हमें लेना चाहिए। तो ये होता है आपका। इसका दोहरा मॉडल है, इसे कनाडा के मॉडल से लिया गया, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों टैक्स लगाते हैं। आप ये फैक्ट याद रखेंगे, इसको कहाँ से लिया गया है, तो आपका ये कनाडा मॉडल से आपका ये लिया गया है। तो दोहरा मॉडल है इसका। किन करों को समाप्त किया है, आप ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे। ये वाला जो फैक्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका ये वाला है, तो जीएसटी ने कुल 17 अप्रत्यक्ष करों को और 13 उप करों जो शेष आपका लगता था उसको निगल लिया है, मतलब खत्म कर दिया है। याद रखेंगे, ये फैक्ट आपका इस बार पूछा ही जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। केंद्र के कर, तो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क होते हैं, सेवा कर हो गया आपका, अतिरिक्त सीमा सीबीडी कहते हैं, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क आपका एसएडी हो गया। फिर राज्य इसमें लगता है, वैट लगाता है राज्य, एंट्री टैक्स आपका राज्य लगाता है, चुंगी ऑक्ट्राई आपका राज्य लगाएगा, ऑट्रॉई आपका राज्य लगाएगा, विलासिता अगर आपको लग्जरी टैक्स आपका होता है वो आपका इसमें लगाएगा, राज्य लगाएगा। मनोरंजन, विज्ञापन और लॉटरी और जो सट्टेबाजी का टैक्स होता है वो भी आपका राज्य ही लगाता है। ठीक है, कम समय में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अध्याय ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, परीक्षाओं के महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या रहे हैं वो समझेंगे। 1954 फ्रांस का वह पहला देश बना जिसे जीएसटी लागू किया गया। सबसे पहले आपका जीएसटी लागू कहाँ हुई थी, तो आपका फ्रांस में लागू हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया, तो आपका फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी आपका लागू हुई थी। 2000 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने असीम दास गुप्ता समिति का गठन किया जीएसटी का प्रारूप तैयार करने के लिए। लेकिन 2003 में विजय केलकर टास्क फोर्स ने एफआरबीएम एक्ट के तहत जीएसटी लागू करने की सिफारिश की। अगर आपका ये आ जाए कि सबसे पहली गठित की गई जीएसटी के लिए जो समिति थी वो कौन सी थी, तो आप उसमें लगाएंगे असीम दास गुप्ता समिति। अगर क्वेश्चन यह आ जाता है कि जीएसटी का जो लागू की सिफारिश की थी, तो सिफारिश आपका विजय केलकर समिति ने की थी, या फिर विजय केलकर टास्क फोर्स ने की थी, या फिर विजय केलकर समिति ने की थी। फिर समय बदला, फिर 2006 का समय आया जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा, जो असफल रहा था।
पहला असफल प्रस्ताव आपका कब आया? तो 1 अप्रैल 2010 से आपका जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2006 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, याद रखेंगे, आपके ये पूरी तरीके से असफल रहा। 2011 115वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ, लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो गया आपका। ठीक है। 2014 वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और अगस्त 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा ये आपका पारित हो गया। फिर आपका आया 8 सितंबर 2016, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मंजूरी मिली या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को बन गया। तो आप ये डेटा फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। फिर 1 जुलाई 2017 पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया और 1 जुलाई को ही आपका जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं हम। ठीक है, तो क्या मनाते हैं आपका ये जीएसटी डे के रूप में हम मनाया जाता है आपका। फिर 8 जुलाई 2017 जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ। सबसे पहले आपका जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? आपका असम में लागू हुआ था और सबसे लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में कब हुआ था याद रखेंगे? 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में आपका जीएसटी लागू हुआ था। चलो, अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे आपके यहाँ पर लिखा है जो आपका संवैधानिक प्रावधान है कि जीएसटी संबंधित आपके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो, आर्टिकल 246 ए में क्या कहा गया है? यह संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है। पहले केंद्र और राज्य को कर अलग अलग थे, जिसमें मतलब अब क्या हुआ है कि अब जो टैक्स है, टैक्स के बीच में जो टैक्स है वो आपका जो सेंट्रल है और जो आपका स्टेट है, इसके बीच में अब कोई लिमिट नहीं है ना, कोई एक सीमा नहीं है, आप कोई निर्धारण नहीं है, कोई भी टैक्स ले सकता है, बस सहमति होनी चाहिए। तो 69 ए में कहा गया है अंतरराज्यीय व्यापार, इसमें लगने वाला टैक्स आईजीएसटी केंद्र सरकार वसूलेगी और जो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर राज्यों द्वारा बटेगा। आया मतलब बटेगा किसकी सिफारिश पर? देखो, अंतरराज्यीय व्यापार, इसमें लगने वाला टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी और जीएसटी परिषद की सिफारिश पर राज्यों के साथ बांटेगी। तो वसूलने का काम किसका होगा? तो वसूलने का काम आपका केंद्र का होगा। जो आपको वसूला जाएगा, वसूलने का कार्य आपका केंद्र का होगा और जो आपको बांटा जाएगा वो आपका राज्यों के साथ भी आपका ये बांटा जाएगा। 279 ए में क्या आता है आपका? 279 ए में क्या आता है? जीएसटी परिषद, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी लागू कब हुई थी? मतलब होने के 60 दिनों के भीतर इसका गठन किया गया था। तो राष्ट्रपति द्वारा जब जीएसटी लागू की गई थी तो उसके 60 दिन के भीतर ही आपका 279 ए का गठन किया गया था, जीएसटी परिषद जो को हम इस नाम से जानते हैं। असमझ लेते हैं आपकी जीएसटी परिषद के बारे में। द पावर हाउस है आपका, ये क्या है? आपका जीएसटी परिषद है, आपका जीएसटी के लिए पावर हाउस है, इसको हम समझते हैं अभी। तुम्हें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। यह भारत का पहला संघीय निकाय है जहां केंद्र और राज्य एक मेज पर बैठ कर निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो जीएसटी परिषद यहाँ पर सदस्य आपकी जो होते हैं, यहाँ पर आपके जो सदस्य होते हैं वो आपके केंद्र के भी होते हैं। याद रखिएगा, इस ये बैठक में परिषद जो है आपकी, इसमें आपका केंद्र और राज्य दोनों के सदस्य आपके होते हैं, ये फैक्ट याद रखेंगे। आपका जो जीएसटी परिषद है आपका 279 ए में आती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना इसकी कुल 33 सदस्यीय आपका निकाय है, जिसमें आपका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री आपका होता है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष होता है किसी एक राज्य का वित्त मंत्री। रोटेशन रोटेशन आधारित है आपका, इस राज्य का हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, इस तरह से आपका होगा। सदस्य केंद्र राज्य मंत्री यानी कि केंद्र राज्य मंत्री रहेंगे और सभी 28 राज्यों और विधानसभा वाले यूटी और दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री इसमें आपके सदस्य होते हैं। कोरम इसका क्या होता है? कोरम बैठक के 50% सदस्यों की उपस्थिति मतलब अनिवार्य है। संसद की कोरम क्या होती है? संसद की कोरम आपका 1/10 होती है, या फिर हम कहें 10% होती है। मतदान भार 1/3 केंद्र का होता है और 2/3 आपका राज्य सरकार का होता है। निर्णय प्रक्रिया, किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए 3/4, जो ये आपका विशेष बहुमत कहलाता है। यहाँ पर लिखा है, विशेष तो नहीं लिखा है बट यहाँ पर लिख लो, जो आपका 3/4 होता है वो आपका विशेष बहुमत कहलाता है। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वीटो पावर किसी के पास नहीं है, लेकिन केंद्र के बिना राज्य कुछ नहीं कर सकते और राज्यों के बिना केंद्र कुछ नहीं कर सकते। मतलब दोनों आपके लिए जरूरी होने चाहिए, मतलब होते ही होते हैं। अब आता है आपका जो जीएसटी है, इसके जो आपके प्रमुख पार्ट होते हैं ना, जीएसटी संरचना और प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः इसके 4 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, चलिए।
CGST होता है आपका राज्य के भीतर बिक्री पर केंद्र का हिस्सा जो होता है। एक्ट 2017 में आया था आपका CGST एक्ट जो 2017 में आया था, क्योंकि GST आपका लागू कब हुई थी, अगर एक्ट से क्वेश्चन बनता है तो आप 2017 ही लगाएंगे। ठीक है। आपका आता है SGST यानी कि स्टेट GST, राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य का हिस्सा इसमें होगा। और UT GST आपको जो UT में अगर बिक रहा है तो आपका UT में हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है IGST इंटीग्रेटेड GST, जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, केंद्र वसूलता है, अपना हिस्सा रखता है और उपभोग वाले राज्य को बाकी हिस्सा देता है। राज्य का हिस्सा कितना होता है, 2/3 होता है, याद रखेंगे। एक्ट इसका कब आया था, 2017 के जो GST एक्ट था उसकी धारा 5 के तहत ऐसा बताया गया है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर गुजरात का व्यापारी यूपी में 1000 का माल बेचता है तो उस पर 18% टैक्स लग जाएगा, तो वो टैक्स आपका कहाँ पर जाएगा, यूपी को जाएगा। वो टैक्स आपका जो होगा 18% यूपी की जाएगा। अगर 100 रुपए का व्यापार उसने यूपी में किया है, कोई गुजरात का आदमी है, गुजरात का माल है, तो आपका यूपी को उसको 18 रुपए देने होंगे। ठीक है। बाद में केंद्र 90 रुपए रखेगा, और 90 मतलब ऐसे यहाँ पर ये क्या है, 1000 पर यहाँ पर काउंट गणना की गई है, मैंने 100 पर किया है। ठीक है। तो 90 रखेगा और 90 यूपी सरकार को देगा, क्योंकि माल यूपी में बिका है, गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। गुजरात के जो व्यापारी होंगे सिर्फ उन्हीं को फायदा मिलेगा, जितना आप उस पर वो एक्स्ट्रा यानी मूल्य संवर्धन करके जितना टैक्स उस पर टैक्स नहीं, जितना उस पर फायदा ले सकते हैं। GST की कार्यप्रणाली और शब्दावली देखते हैं। ITC क्या होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट या GST की आत्मा है। इसका अर्थ है खरीदते समय दिए गए टैक्स को बेचते समय वाले टैक्स से घटाना, है ना। यानी कि आपको जो पहले का टैक्स होगा, आपको जो टैक्स होगा बिफोर और आपका माइनस का आफ्टर बेचते समय, तो आपका इस टैक्स को जब आप घटाएंगे तो आपका ये आपका ITC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ITC आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स आपका खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप मान लो किसी चीज पर टैक्स लग चुका है ना, फिर क्या होगा, अगर वो प्रोसेस्ड हुआ और फिर आगे बढ़ा कहीं तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए आपका ITC लाया गया है। HSN और SAC क्या होता है, HSN कोड आपका होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, यानी कि वस्तुओं गुड्स को वर्गीकृत करने के लिए 6-8 अंकों का एक अंतरराष्ट्रीय कोड बना दिया जाता है, जिससे ये चीजें पता चल जाए। SAC कोड क्या होता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए आपका SAC कोड है, और HSN आपका अंतरराष्ट्रीय कोड आपका होता है। ठीक है। GST की पहचान संख्या क्या होती है, हर रजिस्टर्ड व्यापारी को 15 अंकों का नंबर मिलता है। जो आपका GST नंबर होता है कितने अंकों का होता है आपका, ये 15 नंबर का होता है। शुरुआती 2 अंक राज्य का कोड, जैसे यूपी का 9 है, दिल्ली का 7 है, इस तरह से आप देख लेंगे। अगले 10 अंक व्यापारी का पैन कार्ड नंबर होगा। पैन कार्ड देखो यहाँ पर आप अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपका टोटल 15 डिजिट का होगा, कुल 15 डिजिट को, जैसे आपका यूपी का है तो आपका 09 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 09 के बाद आपका पूरा पैन नंबर आ जाएगा आपका, है ना। ये पूरा आपका ये यहाँ तक पैन नंबर आ जाएगा। पैन का 13वां अंक होगा उस राज्य में रजिस्ट्रेशन की संख्या होगी। मान लो आपका जो रजिस्ट्रेशन की संख्या, मान लो यहाँ पर 4 रजिस्ट्रेशन थे, आपने 5वां कराया, तो 5वां यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 5 लिख जाएगा आपका। फिर आपका 14वां अंक होता है, बाई डिफॉल्ट आपका जेड ही ऐड होता है, यहाँ पर आप जेड ऐड कर लेंगे। जेड 15वां अंक चेक सम डिजिट, यानी कि त्रुटि पकड़ने के लिए है, चेक सम डिजिट, ये अपने आप से रैंडम नंबर मिलता है, तो यहाँ पर आपका एक इवन नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ईवे बिल क्या होता है, माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए बिल इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाता है, उसी को ईवे बिल कहते हैं। अनिवार्यता है 50,000 से अधिक मूल्य का माल राज्य के भीतर या बाहर अगर जा रहा है तो वहां पर ईवे बिल जरूर लगेगा। वैधता 200 किलोमीटर तक एक दिन, उसके बाद हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा और ईवे बिल आपका लगता जाएगा। ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, RCM जैसे सामान्यतः सप्लायर टैक्स देता है, लेकिन RCM में प्राप्तकर्ता सरकार को टैक्स जमा करता है। क्या करता है, इसमें टैक्स जमा करता है। RCM की स्थिति जब होती है तो इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है ये क्या करता है, ये टैक्स को जमा करता है। लागू होता है जब रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी अनरजिस्टर्ड से माल खरीदे, तो वकीलों की फीस, डायरेक्टर्स की फीस आदि पर आपका ये लगता है। अब ये समझिए जो इसका हम रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इसका क्या लिमिट्स कैसे क्या रहती हैं, इसके बारे में जानते हैं। पंजीकृत सीमा वस्तुओं के लिए 40 लाख वार्षिक टर्नओवर, पहाड़ी विशेष राज्यों में 20 लाख आपका यहाँ पर है। और क्योंकि यहाँ पर ले जाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना, अगर उसमें हम 40 लाख मान लो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर भी हम 40 लाख लगा देंगे, तो यहाँ से जब कोई व्यापारी खरीद के ले जाएगा इसको,
तो उसमें माल वाल का खर्चा होगा उसमें, और इसको पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर ले जाने में माल और महंगा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता किया गया है। और सेवाओं के लिए आपका 20 लाख वार्षिक टर्नओवर, विशेष राज्यों के लिए 10 लाख आपका है। अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड करने वालों के लिए टर्नओवर सीमा लागू नहीं होती, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कंपोजिशन आपकी स्कीम क्या है, तो आपका छोटे व्यापारियों के लिए सरल योजना है कि टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है तो आपको छोटे व्यापार के अंतर्गत आएंगे। फायदा इसमें कम टैक्स रेट और कम रिटर्न आपका मिलता है। नुकसान, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ग्राहक से टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। दरें क्या होती है, जैसे अगर जो आपका रेस्टोरेंट वगैरह है उसमें 5% लगता है, जो आपका निर्माता और ट्रेडर है उस पर आपका 1% आपका लगता है। प्रमुख रिटर्न फॉर्म्स होते हैं आपके, जो GSTR1 होता है, बेकरी का विवरण दिखाता है आपको, जो मासिक और त्रैमासिक होता है। GSTR2A/2B जो होता है, खरीद का विवरण दिखाता है, ऑटो जनरेटेड देखने के लिए होता है ये। और GSTR यानी कि 3B होता है, ये मासिक सेल्फ होता है डिक्लेरेशन, जिसमें टैक्स पेमेंट होता है। तो उसके बाद GSTR9 आता है, जिसके आपका जो आर फॉर रिटर्न होता है, उसका वार्षिक रिटर्न है आपको, जो एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिलता है। नवीनतम कर स्लैब जो आपके 2023 को जो सुधार करके जीएसटी मतलब 2023 में, सॉरी जीएसटी 2025 में जो आपका ये लाया गया है उसमें देख लेते हैं। 0% किसमें किसमें आपकी जो कर दी गई है, जैसे आपका खुला अनाज हो गया, ताजी सब्जियां हो गई, दूध दही नमक गुड़, शैक्षिक सेवाएं, है ना, और एजुकेशन लिख लो, या फिर यहाँ पर शैक्षिक सेवाएं एजुकेशन लिख लो, और आपका हेल्थ लाइन्स और कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उसमें आपका ये रखा गया है आपका, ठीक है। और आपका 5% पैक्ड फूड पर है, चीनी पर है, चाय पर है, कॉफ़ी पर है, दवाओं पर है, उर्वरक पर है, और नमकीन भुजी ना सॉरी नमकीन भुजिया जो है आपको उस पर 5% लग जाएगा, 12 से घट करके 5 कर दिया गया। तो नमकीन पर कितना पहले लगता था, पहले 12% लगता था, अभी 5% लगता है। जो आपके ईवी है उस पर आपका 5% लगेगा। 12% किस पे लगता है, तो 12% आपका मोबाइल फोन, प्रसंस्कृत खाद्य खाद्य पदार्थ यानी प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उस पे, और नोटबुक और चश्मे पे आपका 12% लगेगा। फिर जो 18% जो स्टैंडर्ड है आपको, वो हेयर ऑयल पर लगेगा, साबुन, टूथपेस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीमेंट। सीमेंट से आपको जो 28 से घटा करके 18 किया गया है। अधिकांश सेवाएं जो आपकी होती हैं वो 18% में आती हैं। 28 में लग्जरी चीज़ें आपकी आ गई, जैसे एसी आ गया, फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, वैक्यूम क्लीनर आ गया, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं आपकी घरों घरों में यूज़ होने वाली, माइक्रोवेव हो गया, ये सब क्या हो गया आपकी 28% में आती हैं। फिर आपका जो 40 है, 40 सिन गुड्स हो गया, पहले 28 था प्लस सेस था, अब स्पष्ट रूप से डिमेरिट श्रेणी यानी कि पान मसाला, तंबाकू, रेटेड ड्रिंक्स, ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग हो गया, कैसीनो हो गया, गैम्बलिंग हो गया, घुड़दौड़ हो गया, आपको इस पे आपका 40% लगता है। अभी तक क्या लगता था, एक आता था 30%, जिसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जीएसटी से बाहर क्या रखेंगे, जिसपे सरकार वैट लगाता है, क्या लगाता है, सरकार वैट लगाता है। इस पे क्या है, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, शराब और बिजली, इन पर राज्य अपना वैट और केंद्र एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। और अपीलीय प्राधिकरण और मुनाफाखोरी क्या होता है, एसजीएसटी यानी कि विवादों के निपटने के लिए 24/25 में पूर्णतः सक्रिय कर दिया गया, जो इसको जो एक ट्रिब्यूनल एक टाइप की जो बना दिया गया है। ट्रिब्यूनल मतलब एक सुनवाई वाली एक संस्था है आपकी। व्यापारी विभाग के लिए फैसले के खिलाफ यहाँ अपील कर सकते हैं, मतलब एक सुनवाई हो सकती है आपकी यहाँ पर। मुनाफाखोरी जो आपकी होती है उसको रोधी बनाया गया है। पहले एनएए यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी आपकी थी आपका, लेकिन इसकी जगह पर आपका जो GST80 आपका बनाया गया है। अब यह काम सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सौंप दिया गया है। यह काम यह देखना है कि टैक्स को कटौती का लाभ ग्राहक को मिल रहा है या नहीं। जीएसटी लागू करने वाले देशों की संख्या कितनी है आपका, 160 से ज्यादा है। भारत की उच्चतम दर आपका 28% है, विश्व में दूसरी सबसे उच्चतम दरों में से एक है आपका। ये इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मुआवजा उपकर और आपके राज्यों को जीएसटी लागू होने से हुए नुकसान को भरपाई के लिए अब कर्ज चुकाने तक बढ़ा दिया गया है। 2026 के बाद भी जीरो रहने की संभावना है। स्वर्ण में आपका 3% जीएसटी विशेष दर है आपका, अलग से लगाई गई है। कीमती पत्थर पर 0.25 है, ये भी आपका अलग से लगाई गई है। लॉटरी राज्य संचालित राज्य और अधिकृत दोनों पर अब एक समान 28% टैक्स लगता है। और जो आपका ब्रांड एम्बेसडर है, शुरुआत में अमिताभ बच्चन थे, और अभी कौन है जीएसटी के, खैर अभी यही होंगे, अमिताभ बच्चन ही होंगे, ठीक है। तो 20 मिनट में मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से निपटा दिया, कोई चीज़ें नहीं छोड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक MCQ
और डीप नॉलेज के साथ में एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की टॉप 100 या टॉप 50 एमसीक्यू लाऊं, तो आप इसके नीचे कमेंट करिए एमसीक्यू, ठीक है। और जो आपको कहना है इसमें कह सकते हैं। 20 मिनट का वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। सब्सक्राइब करके जरूर जाना।